हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स शेयर फटा प्लेटफॉर्म। दिस इज सौम्य हेयर। तो आज का जो सेशन है आपका वो 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कॉमर्स का। तो जो मैं पार्ट वन में ऑलरेडी जो है वो डाल चुकी हूँ। ठीक है, तो पार्ट टू जो है वो आपके लिए यहाँ पर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। चलिए, which of the following terms means the tendency of a supervisor to rate a subordinate lower than his performance? निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ है कि एक पर्यवेक्षक द्वारा अधीनस्थ को उसके प्रदर्शन में कम आंकने की प्रवृत्ति, यानी नेगेटिव चीज बोटा बोली जा रही है यहाँ पे। यानी एक सुपरवाइजर है, वो अपने सब ऑर्डिनेट को जो है उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको रेट नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको बहुत ही कम आंक रहा है, बहुत ही कम रेट कर रहा है। ठीक है, इसको कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? हॉर्न्स इफेक्ट, हॉलो इफेक्ट, सेंट्रल टेंडेंसी या फिर पॉइंटिंग टेंडेंसी। तो अगर मैं वन बाय वन यहाँ पे आपको बात करूं तो इसका जो आंसर होने वाला है वो बेटा है हॉर्न्स इफेक्ट। देखो, हॉर्न्स इफेक्ट सीधे याद रखना नेगेटिव क्वालिटी। सपोज करिए एक एम्प्लॉय है आपकी कंपनी के अंदर, वो डिसिप्लिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत मैसी है, बहुत ज्यादा मैसी है वो। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो इंटेलिजेंट नहीं होगा या फिर वो स्मार्ट नहीं होगा, अपने काम को लेके सीरियस नहीं होगा। यानी एक नेगेटिव क्वालिटी की वजह से आपने उसको जज कर लिया, यार ये तो बेकार है, इसको तो डिसिप्लिन ही नहीं है, ये तो बहुत मेसी है काम करने में, बहुत अनडिसिप्लिन्ड एम्प्लॉय है ये तो कहाँ से इसको कुछ आता होगा, ये इंटेलिजेंट भी नहीं होगा। यानी आपने उसका एक नेगेटिव क्वालिटी को देखकर आपने उसका ओवरऑल बता दिया कि वो खराब है। उसे बोलते हैं हॉर्न्स इफेक्ट। यहीं पे बोला गया है कि उसकी परफॉर्मेंस से उसको कम रेट करना बेटा। ठीक है, एक क्वालिटी यानी एक नेगेटिव चीज की वजह से आप उसको ओवरऑल खराब नहीं बता सकते। अगर मैं बात करूं, अगर सपोज करिए क्लासरूम के अंदर जो बैक बेंचर्स होते हैं, पीछे बैठते हैं बच्चे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत शरारती है, बहुत ज्यादा नॉटी मिलेंगे आप लोगों को। जो बैक बेंचर्स होते हैं, बहुत सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा नॉटी बच्चे वही होते हैं जो पीछे बैठते हैं क्लास में। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं बोलूं, अगर मैं एज अ टीचर जाऊं वहां पर, मैं बोलूं ये बच्चे बहुत शरारती हैं, तो क्या पढ़ते लिखते होंगे, इन्हें कुछ नहीं आता होगा। लेकिन जरूरी नहीं है, क्या पता वो अच्छा स्कोर करते हो एग्जाम्स में। ठीक है, अब दूसरा है हालो इफेक्ट। देखिए, हालो इफेक्ट होता है एक, उसका उल्टा कर दीजिए हॉर्न का। हॉर्न में होता है नेगेटिव क्वालिटी को देखकर आपने पूरा ओवरऑल इंप्रेशन बना दिया। हालो इफेक्ट होता है बेटा एक पॉजिटिव क्वालिटी देख के आपने सोचा कि ये अच्छा होगा। यानी अगर मैं बात करूं, कोई इंप्लॉय है वो पंक्चुअल है, बहुत पंक्चुअल है, 10 बजे अगर ऑफिस खुलता है तो वो 9:30 पे ही वो ऑफिस आ जाता है डेली, कभी लेट नहीं होता। तो कहेंगे यार ये तो इतना पंक्चुअल है ना, ये इंटेलिजेंट भी होगा, ये तो काम को लेके बहुत सीरियस भी होगा, बहुत डिसिप्लिन भी होगा, ये अच्छा अच्छा एम्प्लॉय है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वो पंक्चुअल है तो वो स्मार्ट हो, वो इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है, हालो इफेक्ट। फिर होता है सेंट्रल टेंडेंसी। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर क्या होता है बेटा, रेटिंग होती है। जैसे 1 से 7 तक अगर कोई रेटिंग है, उसमें जो सब सुपीरियर होता है ना, वो सबऑर्डिनेट्स को क्या करता है, रेट करता है। क्या करता है मैम? सबऑर्डिनेट्स को रेट करता है। ठीक है, सबऑर्डिनेट को रेट करता है, तो वो क्या करता है, बायसनेस करता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता है ना कि जो जितने भी इंप्लॉयज है ना उनको वो मिडिल में लाकर जो है वो रेट करे। यानी बहुत ही कम होगा, कोई एक ही दो एम्प्लॉयज होगा जिसको वो 7 देगा हाईएस्ट पे, या कोई एक ही दो एम्प्लॉयज होगा जिसको वो सबसे लोएस्ट नंबर देगा 1। कोशिश वो ज्यादा से ज्यादा ये करता है कि सारे एम्प्लॉयज को एवरेज रेटिंग दे दे। यानी अगर मैं बात करूं 3 to 5, ठीक है, 3 to 5, 3 to 5 तक वो सबको बीच में इसी में ही वो सबको क्या करता है, रेट करता है। उसे बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। पॉइंटिंग टेंडेंसी जैसा कुछ भी नहीं होता परफॉर्मेंस अप्रेजल में, इसीलिए ऑप्शन डी जो बोला गया है पॉइंटिंग टेंडेंसी, परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर ये ऐसा वर्ड नहीं है। तो आपको आंसर मैंने बता दिया, हॉर्न्स इफेक्ट। हॉर्न्स से याद रखिएगा कि नेगेटिव क्वालिटी को देखकर इंप्रेशन बनाना, हालो को इफेक्ट का मतलब होता है पॉजिटिव क्वालिटी देखकर इंप्रेशन बनाना, और सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है कि किसी को रेट करना बट एवरेज रेटिंग देना खाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफाइंड एज अ गुड्स। ठीक है, इसमें आपको बताना है गुड्स की डेफिनेशन। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंग सेल्स के अंदर गुड्स के अंदर क्या क्या आता है? मूवेबल प्रॉपर्टी, ग्रोइंग क्रॉप्स, एक्शनेबल क्लेम एंड बुक डेट्स। देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की एक डेफिनेशन है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंक्लूड्स द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड ग्रोइंग क्रॉप्स अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर्स। ये इसका पूरा डेफिनेशन है जिसके अंदर सेल्स ऑफ गुड्स आता है। तो अगर मैं बात करूं बेटा, सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, ग्रोइंग क्रॉप्स आते हैं, स्टॉक शेयर्स आते हैं, लेकिन अदर देन
एक्शनेबल क्लेम नहीं आता, मनी नहीं आएगा और बुक डेट नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी और ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स के अंदर आते हैं। एक्शनेबल क्लेम और बुक डेट और मनी, याद रखिएगा, एक्शनेबल क्लेम, बुक डेट और मनी ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर नहीं आते। सो आंसर हो जाएगा इसका ए और बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शून्य अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, यूनिलैटरल, अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट या फिर एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। पहली बात तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी आप लोगों का, मेन टू मेन जो है आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ विद इन अ वन लाइन। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल सा मतलब है जो शुरू से ही इलीगल है, शुरू से ही इलीगल है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ही वो गलत है। ठीक है, एक होता है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो बेटा कर लिया, तब तो वो सही था, वैलिड था, लेकिन बाद में वॉइड हो गया, चाहे तो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रक्शन हो गया हो, किसी भी रीजन की वजह से वो बाद में जाके वॉइड हो जाए ना, वो अलग चीज होती है। जो चीज शुरू से ही इलीगल है, जैसे कि मैम जैसे ड्रग डीलिंग करोगे, आप किसी से ड्रग्स खरीदेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लिंक करेंगे, तो वो क्या हो गया, शुरू से ही इलीगल है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी एक अनुबंध जो कानून द्वारा लागू होने योग्य नहीं रहता, शुरू से ही वो इलीगल है। अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, शुरू से आपको नहीं पता वो माइनर है, आपको पता है ना वो माइनर है, आप शुरू से अगर शुरू में उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वो शुरू से इलीगल है, वो वैलिड वॉइड है वो, ठीक है, वैलिड नहीं है। ऐसे अगर आप ड्रग डीलिंग का कुछ ट्रांजेक्शन करते हो, आपको पता है वो गलत चीज है, इलीगल है, शुरू से ही गलत है, उसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है बेटा, जो बाद में जाके वॉइड हो जाता है वो अलग केस होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने कोई कंस्ट्रक्शन का काम था, आपने बिल्डिंग बनवाने को बोले, पता चला एक अर्थक्वेक आया और चीजें, कॉन्ट्रैक्ट तो आपने साइन कर लिया सब कुछ, लेकिन एक अर्थक्वेक आया जिसकी वजह से सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर वो अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो शुरू से तो नहीं था ना। इसलिए जो शुरू से बेटा इलीगल होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू वारंटी। कंडीशन ऑन वारंटी आपने पढ़ी होगी, उसमें से क्वेश्चन है ये। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वारंटी के संबंधित है। इट इज अ वाइटल इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ देयर इज अ ब्रीच द एग्रीव्ड पार्टी कैन रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट, इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर इन केस ऑफ ब्रीच द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस। बताइए। सबसे पहले आपको डिफरेंस बताती हूँ कंडीशंस और गारंटीज। कंडीशन जो होता है ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। अगर कंडीशन आपने ब्रीच कर दिया बेटा, ठीक है, कंडीशंस में ब्रीच हो गया, तो आप कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को, आपके पास हक होता है, आप अपना पैसा वापस ले सकते हो। ठीक है, आप सामान वापस दे सकते हो अगर आप कंडीशंस में हो। ठीक है, लेकिन वारंटी की बात करें, आपने सोचा आप कोई सामान खरीद के लाते हो तो आपको एक गारंटी देते हैं, एक वारंटी देते हैं, तो वारंटी के अंदर क्या होता है, वारंटी के अंदर बेटा आप जो है ना उसका सामान वापस नहीं कर सकते, आप उसे पैसा वापस नहीं ले सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते। आपको सिर्फ क्या कहेंगे, आपका जो डैमेज हुआ है आप वो क्लेम करो, या तो आप रिपेयर करा लो। देखो अगर आपके कोई फोन वगैरह आपको खराब हो जाता है, अगर वो वारंटी के अंदर होता है तो आपको नया फोन नहीं देते रिप्लेस करके, वो उसको रिपेयर करा के देते, या फिर आपका कोई डैमेज होता है वो आप ले लो। ठीक है, नया प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको वारंटी में। तो अगर सबसे पहला पॉइंट देखा जाए, इट इज अ वाइटल इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कंडीशन की पॉइंट है, ना कि वारंटी का। इफ देर इज अ ब्रीच द एग्रीव्ड पार्टी कैन रेपुडिएट, यानी कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, कैंसिल तो मैम वारंटी में थोड़ा ना कर सकते हैं, कंडीशन में कर सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी मैम आपका जो है सबसे मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन का होता है। ठीक है, सिर्फ वारंटी में क्या होता है, इन केस ऑफ ब्रीच द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेज। देखो बेटा ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। वारंटी में मैम आप सिर्फ बेटा सिर्फ जो डैमेजेस होते हैं ना उसको क्लेम कर सकते हो, ना आप पैसा वापस ले सकते हो, ना आप सामान वापस दे सकते हो, ना आप कैंसिल कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट, आप सिर्फ डैमेजेस का क्लेम कर सकते हो बस वारंटी में। इसलिए जो ऊपर के 3 पॉइंट्स थे ये कंडीशंस के बारे में दिए हुए थे, लास्ट का जो पॉइंट है, इन केस ऑफ ब्रीच द एग्रीव्ड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के कौन कौन से ड्राइवर्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं ग्लोबलाइजेशन से, जिससे एक से दूसरा देश कनेक्ट हो सके, कल्चरली रिलीजियसली किसी भी तरीके से कनेक्ट हो सके। ठीक है, उसके फैक्टर्स बताने हैं आपको। ऑप्शंस है आपको, पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर्स, फाइनेंशियल फ्लोज, एक्सपोर्टिंग और असेंबली ऑपरेशन।
ठीक है, वैश्वीकरण के चालक क्या क्या है ये आपको बताना है। तो एक बात बताइए, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है एक दूसरे से कनेक्ट होना। तो अगर आप मोबिलिटी करते हो, स्पेशली लेबर है, चाहे कैपिटल है, चाहे टेक्नोलॉजी है, एक दूसरे कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाएगा, तो इससे ग्लोबलाइजेशन ही तो होगा। बिल्कुल मैम होगा। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फाइनेंशियल फ्लोज, बेटा अगर आप एफडीआई करते हो किसी कंट्री में जाके वो करेंसी एक्सचेंज करते हो, तो ये फाइनेंशियल फ्लोज है, ये ड्राइवर है। अब बात करते हैं एक्सपोर्टिंग और असेंबलिंग ऑपरेशन की। बेटा ये ड्राइवर्स नहीं होते, ये आउटकम है ग्लोबलाइजेशन के। ये ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन का क्या है मैम? रिजल्ट है एक्सपोर्ट करना और असेंबलिंग ऑपरेशन। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट हो जाएगा, सी। ठीक है, ए और बी। सिर्फ मोबिलिटी होनी चाहिए, लेबर्स का एक्सचेंज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का एक्सचेंज होना चाहिए, फाइनेंशियल फ्लोज होने चाहिए। ये है ड्राइवर्स यानी फैक्टर्स जो आपको ग्लोबलाइजेशन की तरफ ये कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द सॉरी द इनफॉर्मल ग्रुप्स कम्युनिकेशन सिस्टम इज कॉल्ड। अनौपचारिक समूह की संचार प्रणाली को कहा जाता है ग्रुप डायनेमिक्स, ग्रेपवाइन एक्सचेंज या फिर इंटरेक्शन, बताइए। देखिए, इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन जहां पर लोग गॉसिपिंग करते हैं, जहां पर कोई भी चेन फॉलो नहीं किया जाता, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई भी किसी से बात कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो वो होता है ग्रेप वाइन। ठीक है, ग्रेप वाइन इज द राइट आंसर। ग्रेप वाइन कैसे होता है, देखो, ये सपोज करिए ये इससे बात कर रहा है, जहां आपको पता ही नहीं कम्युनिकेशन शुरू कहाँ से हुआ था और खत्म कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका, यहाँ से चार लोगों के साथ इनसे ये बातें हो रही हैं। ठीक है, ये चार लोग इससे बातें कर रहे हैं, यहाँ पे ये इससे बात कर रहा है, चेन बनी पड़ी है, पता ही नहीं चल रहा कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ खत्म हो रहा है। यू डोंट नो वेयर इज द बिगिनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन एंड वेयर इज द एंडिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, इज नोन एज ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। आपको पता ही नहीं चल रहा कि कम्युनिकेशन कहाँ से शुरू हुआ है। और कहते हैं ना, एक बात जैसे स्पेशली वुमेन्स के बारे में ये बहुत बोला जाता है कि औरतों की बात जो है वो पचती नहीं है, कि अगर आपने किसी एक को बता दिया तो वो सबको बता देगी, तो पता भी नहीं चलता कि बात लीक कहाँ से हुई है ना। तो वही चीज है ग्रेप वाइन के अंदर। बट ऐसा जरूरी नहीं है। जो मेल होते हैं ना वो तो बहुत ज्यादा गॉसिपिंग करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, पता नहीं फीमेल्स का नाम क्यों खराब है। मेरे घर में मेरे फादर है, मेरा भाई है, इतनी बातें करते हैं अपने दोस्तों के साथ, ना तो मैं बात नहीं करती। चलो नेक्स्ट है आपका, मार्केट लॉजिस्टिक प्लानिंग हैज द फॉलोइंग फोर स्टेप्स, अरेंज द स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। डेवलप ऑपरेशनल एक्सीलेंस इन सेल्स फोरकास्टिंग, सेलेक्ट द बेस्ट चैनल, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन एंड डिसाइड इन कंपनी वैल्यू प्रोपोजिशन। देखो, सबसे पहले हम लोग कंपनी के ना प्रपोजिशंस को ही सिलेक्ट करते हैं। आप हिंदी में भी देख लो, हिंदी में भी प्लीज देख लीजिए। चलिए मैं आपको बता देती हूँ इसमें किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले ना आपको अपनी कंपनी के बेटा वैल्यू प्रोपोजिशंस बतानी है, कस्टमर्स को डिसाइड करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको सबसे बेस्ट चैनल सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट द बेस्ट चैनल जहां तक आप कस्टमर तक पहुंच पाओ। उसके बाद फिर आपको अपने ऑपरेशनल जैसे आपको सेल्स फोरकास्टिंग करनी है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, सारा मटेरियल मैनेजमेंट आपको दिखना होता है। लास्ट में आप जाके क्या करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो सोल्यूशन को। सो 3 2 4 1, योर ऑप्शंस आर डी, बी, ए सी। डी बी ए सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 3 2 4 1, सबसे पहले कंपनी की वैल्यू प्रोपोजिशन डिसाइड करनी है, फिर आपको अपना बेस्ट चैनल सेलेक्ट करना है कस्टमर तक पहुंचने के लिए, कैसे पहुंचना है आपको। अब आपने सोच लिया कैसे पहुंचना है, अब आपको अपनी सेल्स देखनी है कितनी बढ़ानी है, वेयर हाउस, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, फिर उसके बाद आपको सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर देना है, पॉलिसीज वगैरह। ठीक है, डी बी ए सी, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, डी बी ए सी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले हिंदी में देख लो।
आपने देख लिया होगा हिंदी में, अब इंग्लिश वाले आ जाओ प्लीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर? ऑडिटर की कौन सी इनमें से ड्यूटी नहीं है? सबसे पहला, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स इज प्राइमरी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ओनरशिप ऑफ फिक्स एसेट शुड बी verified by the examine the title deed or by the auditor. Auditor should ascertain that the assets are in the possession of the client. The auditor should satisfy himself that assets have been valued in the financial statement account according to the accounting principles. चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, तो ऑडिटर का ही काम होता है ना कि वो अपने आप को सेटिस्फाई करे कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट्स दिखाई हैं वो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है या नहीं। ये तो ऑडिटर ही चेक करेगा, बिल्कुल मैम, ये तो चेक करेगा। ऑडिटर को ये भी चेक करना होता है कि बेटा एसेट्स जो है वो पक्का क्लाइंट्स के नाम पर ही है ना, ये भी तो ऑडिटर ही चेक करता है, ये भी मैम चेक करता है। फिक्स एसेट्स के जो ओनरशिप है वो भी एग्जामिन करता है ऑडिटर कि भाई इनके नाम पर है या नहीं है, ये भी करेक्ट है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स, देखो बेटा फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है ना फिक्स एसेट्स का, वो ऑडिटर का काम नहीं होता बेटा, वो मैनेजमेंट का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसे बोला गया है कि कौन सा ड्यूटी नहीं है। तो मैम फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स एसेट्स जो है वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना कि ऑडिटर की। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको करेक्ट बताना है। इन शॉर्ट रन टीएफसी इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर टीसी इज इक्वल टू टीवीसी। इफ डिक्रीज इन एएफसी इज स्मॉलर देन इंक्रीज इन एवीसी देन एसी डिक्रीजेस। If decrease in AFC is equal to increase in AVC, AC remain constant. If decrease in AFC is greater than increase in AVC, then AC increases. आपको ऑप्शंस चूज करने हैं, ठीक है। हिंदी में भी देख लीजिए। ठीक है, हिंदी में भी देख लीजिए प्लीज। चलिए तो देखिए क्या बोला गया है इसके अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको चार्ट बता देती हूँ यहाँ पे क्या है। आपको पता है इस तरीके का चार्ट बनता है, ठीक है। ये आपका एएफसी होता है, हाइपरबोला। हाँ, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है शुरू से ही, ठीक है। ये थोड़ा सा एएफसी बनता है, ठीक है, ये मैंने बना दिया एएफसी। ये आपका बनता है बेटा एबीसी, ठीक है। ये आपका एमसी होता है जो दोनों को काट देता है, ठीक है। इस तरीके का चार्ट बनता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, तो आपको एएफसी है, ठीक है, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट तो बेटा हॉरिजेंटल रहेगी, मतलब या तो ये तो फिक्स होती है इस तरीके की, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है देखो यहाँ पर कि शॉर्ट रन में टीएफसी जीरो होता है, बिल्कुल आपको पता है टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो होता है, इसीलिए टोटल कॉस्ट इक्वल टू टीवीसी, ये तो मैम बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है कि अगर एएफसी जो है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब गिर रहा था ना अभी एएफसी, अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया बना के कि ये देखो एएफसी जो है वो गिर रहा था ऐसे करके। एएफसी अगर डिक्रीज हो रहा है बट कम रेट पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, एवीसी से कम रेट पे डिक्रीज हो रहा है, तो एसी भी क्या डिक्रीज करेगा बताइए? क्या एवरेज कॉस्ट जो होगी वो भी डिक्रीज करेगा? नहीं मैम, एवरेज कॉस्ट तो इंक्रीज होती है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अगर आपकी बेटा एवीसी इंक्रीज हो रही है तो एसी भी इंक्रीज होगी, ये याद रखना। अगर आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है तो आपका एवरेज कॉस्ट भी बढ़ रहा है, दोनों साथ में ही बढ़ेंगे, ये दोनों साथ में बढ़ रहे हैं देखो, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। फिर बोला गया है इफ डिक्रीज इन एएफसी इज इक्वल टू इंक्रीज इन एवीसी, तो एसी कांस्टेंट रहेगा। अगर दोनों बराबर है, एएफसी डिक्रीज हो रहा है वो बराबर है इंक्रीज इन एवीसी, तो एसी कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल करेक्ट है मैम ये। इफ डिक्रीज इन एएफसी इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन एवीसी देन एसी इंक्रीजेस, यहाँ पे गलत हो गया, उल्टा बोल दिया। देखो अभी स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ा कि जब एवीसी इंक्रीज होता है लेकिन वो बड़ा होता है तो एसी भी इंक्रीज होगा, लेकिन यहाँ पे एवीसी इंक्रीज तो हो रहा है बट बेटा बहुत कम रेट पे हो रहा है, तो एसी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्यों रीजन है, तो ये रॉन्ग हो गया। ए और सी स्टेटमेंट आपका सही रहने वाला है, ए और सी, ठीक है। ए और सी आपका स्टेटमेंट जो है वो सही रहेगा। चार्ट ध्यान रखिएगा, अपने आप सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? द सम ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन।
Standard deviation is independent of change of origin in scale. In a symmetrical distribution, mean deviation equals 4/5 of standard deviation. In a symmetrical bell-shaped distribution, quartile deviation is 1/3 of standard deviation. ये हिंदी में है, हिंदी में भी लिख लीजिए प्लीज। अगर मैं फास्ट हूं ना तो प्लीज आप लोग पॉज करके क्वेश्चंस देख लीजिएगा। चलिए, सबसे पहला बोला गया है कि द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। नहीं बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो सिर्फ ओरिजिन का ही इंडिपेंडेंट होता है, स्केल का डिपेंडेंट होता है। चेंज ऑफ स्केल नहीं आएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन ओनली। इन अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन डेविएशन 4/5 होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। बिल्कुल करेक्ट है। इन अ सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्वार्टाइल डेविएशन इज 1/3। नो मैम, क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 होता है। क्या होता है? 2/3। तो ये भी रॉन्ग हो गया। 1/3 नहीं होता बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का 2/3 होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैच करिए, मैच द कॉलम का क्वेश्चन है ये। साइज ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ये आपका हिंदी में देख लीजिए प्लीज। वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दिया हुआ, यहाँ से कर लेते हैं। साइज ऑफ द मार्केट, डेमोग्राफिक, एनवायरमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एंड मल्टीनेशनल। सबसे पहले बात करते हैं साइज ऑफ द मार्केट। बेटा साइज ऑफ द मार्केट जो होता है वो मैक्रो एनवायरमेंट के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? मैक्रो के अंदर। डेमोग्राफिक किसके अंदर आता है? मैम डेमोग्राफिक नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट के अंदर आता है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड और मल्टीनेशनल, देखो मल्टीनेशनल तो ग्लोबलाइजेशन होता है और एक्सपोर्ट होता है आपका फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। मैच हो गया यहाँ पे, ठीक है। ए का हो गया आपका थर्ड, बी का हो गया फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन था भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है बिजनेस एनवायरमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द ड्यू डेट्स ऑफ इश्यू ऑफ द टीडीएस सर्टिफिकेट। टीडीएस सर्टिफिकेट का आपका ड्यू डेट बताना है आपको, कौन सा इसमें से करेक्ट है, ठीक है। चलिए ये हिंदी वाले आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं करेक्ट बताना है, तो फॉर्म 16 जो है बेटा वो एनुअली डेट ऑफ इश्यू है, बिल्कुल ठीक है। 16 ए क्वार्टरली है, तो ए और बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी 16 भी हाफ ईयरली नहीं होता, ये होता है विद इन द 15 डेज ऑफ, ठीक है। विद इन 15 डेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस होता है दोनों ही, ठीक है। इसलिए हाफ ईयरली और मंथली नहीं होते 16 बी और सी। 16 ए एनुअल होता है, 16 ए क्वार्टरली होता है। बी और सी का रॉन्ग दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द फेमा फॉरेन एक्सचेंज डज नॉट इंक्लूड। क्या इंक्लूड नहीं करता? डिपॉजिट पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, ट्रैवलर चेक ड्रॉन बाय इंस्टीट्यूशन आउटसाइड ऑफ इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी, या फिर ड्राफ्ट ड्रॉन बाय बैंक आउटसाइड इंडियन पेबल करंट फॉरेन करेंसी। ये आप हिंदी में देख लो। चलिए तो इसका जो ऑप्शन होने वाला है बेटा, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अगर कोई भी ड्राफ्ट ड्रॉन किया है बैंक ने आउटसाइड ऑफ इंडिया यानी फॉरेन में किया हुआ है और आपने फॉरेन करेंसी में पे किया है, ये फेमा के अंदर इंक्लूड नहीं होता। इस पे मैंने पूरी क्लास दे रखी है, आप देख सकते हो जाके। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स टू द, ये तो हो गया वारंटी, ये तो सेकेंडली फिर से दोबारा से रिपीट हो गया। चलिए ये बताइए, फंक्शन ऑफ अ फर्स्ट लेवल और फ्रंट लाइन सुपरवाइजर आर टू इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। प्रथम स्तर या फ्रंट लाइन पर्यवेक्षक के कार्यों में से कौन से शामिल है? टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट, टू अटेंड द ग्रीवांसेस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, टू प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंट नॉलेज एंड गाइडेंस टू द वर्कर, और आपका लास्ट है
टू सप्लाई द स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रोडक्शन मैनेजमेंट। देखो फ्रंट लाइन और फर्स्ट लेवल जो सुपरवाइजर होते हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है एम्प्लॉयज का मोटिवेट करना, उनके बीच में रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, मैनेजर और सुपरवाइजर के बीच में, एम्प्लॉयज के बीच में, सबके बीच में, ठीक है। काम सही से हो रहा है नहीं हो रहा है वो चीज उनको देखना होता है, डे टू डे ऑपरेशन सही हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये इनका काम होता है। तो सबसे पहला बोला है टू डिटरमाइन द इंडिविजुअल जॉब असाइनमेंट, बिल्कुल करेक्ट है। टू अटेंडेंस द ग्रीवांसेस एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी बोला ना कि किसी के बीच में कोई रिश्ते अच्छे हो, दोनों का किसी के बीच में झगड़ा ना हो, ठीक है। टू प्रोवाइड द टेक्निकल नॉलेज एंड गाइडेंस, बिल्कुल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, मोटिवेशन करते हैं। एंड टू सप्लाई द स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, सारे ही काम है। ऑप्शन ए बी सी डी, ऑल द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। ए बी सी डी चारों ही करेक्ट है। ये जॉब असाइनमेंट भी करते हैं, ग्रीवांसेस भी सॉल्व करते हैं, आपको एक्सपर्टीज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, गाइडेंस देते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। तो चारों ऑप्शन ही करेक्ट है, ए और बी सी डी। सो ये था आज का आपका सेशन, और 2019 के मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करा दिए। बाकी नेक्स्ट में आपको 2020 के क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगी, क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।